नमस्कार दोस्तों। हमने वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब देखेंगे हम लोग महाजनपद काल और मगध का उत्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये शुरुआती दौर है महाजनपद काल, मतलब जनपद से जब महाजनपद बनता है, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, तो उसके कार्यकाल के जो कुछ आपके 16 महाजनपद हैं, उनके राजा, राजधानी और उनके राज्य राजधानी सब ये पूछता है। तो देखेंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने क्लास रिवीजन क्लासेज में। आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखिए महाजनपद काल मैप के द्वारा भी देखेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन लोकेटेड है। तो विकास के चरण क्या क्या है। पहले परिवार आता है, उसमें हम पीछे देख चुके हैं। फिर कुल आता है, ग्राम आता है, ग्राम के बाद बीसपति होता है, 20 होता है, 20 के बाद जनपद, फिर महाजनपद आता है। ठीक, ये महाजनपद काल का उत्थान देखेंगे। महाजनपद काल देख रहे हैं हम लोग। उदय के कारण क्या क्या है। जब छोटे छोटे जनों का संयोग हुआ तो जनपद का संयोग बना। ठीक, जैसे में क्या है, अज है, काशी है, कौशल है, चेदी है, ये सब आपके जनों के ये जन हैं। जन जब मिल के आपका बनाए थे। तो महाजनपद का उल्लेख कहाँ कहाँ, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है, इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख है और 10 गणराज्यों का उल्लेख है। ठीक है। सबसे प्राचीन अवितरण और सबसे प्रामाणिक माना जाता है कौन, ये आपका अंगुत्तर निकाय। जो 16 महाजनपदों का उल्लेख है, सबसे प्रामाणिक माना जाता है अंगुत्तर निकाय में। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी उसका उल्लेख है 16 महाजनपदों का। देखेंगे कि जो जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र है उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और देखिए क्या लिखा है कि विवरण है, विवरण बाद का इसलिए ज़्यादा प्रामाणिक नहीं माना जाता है। जो भगवती सूत्र है इसमें जो विवरण है वो बाद का है, जबकि जो यहाँ पे देखेंगे ये सबसे प्राचीन विवरण है, इसलिए इसको प्रामाणिक मानते हैं, ज़्यादा प्रामाणिक मानते हैं। देखिए नोट में क्या लिखा है कि 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपद उत्तरी भारत में स्थित थे, लेकिन जो अस्मक था, अस्मक की राजधानी पोटन थी। एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, जिसकी राजधानी आपकी पोतना, पोटील, पोतन्य, पौधन्य न, ये इसी की राजधानी थी। कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार भारत में 16 महाजनपद थे, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। देखिए इनकी राज्य और राजधानियाँ, तब तक हम इसको पहले देखते हैं मैप से, उसके बाद देखेंगे ऐसे लिख के जिसके राज्य की राजधानियाँ देखते हैं अभी। तो देखिए, और इसमें थोड़ी जानकारी और है कि जो आप देखेंगे कि जन से जनपद बना, जन से महाजनपद देख लिए हैं कि महाजनपद काल मौर्य पूर्व काल है। मतलब महाजनपद से महाजनपद ही तो है। जहाँ आपका मगध महाजनपद था उसमें मौर्यों का उदय हुआ, तो आपका महाजनपद काल को ही मौर्य पूर्व काल है। और ये आपका 600 से 321 BC तक, जब तक आपका चंद्रगुप्त मौर्य राजा नहीं बन जाता है। अब क्या है कि मौर्य पूर्व का सुव्यवस्थित इतिहास एवं संस्कृति की स्थापना हुई थी इस समय। अब देखेंगे कुछ तथ्यात्मक चीज़ें कि जो राज्य का निर्माण का काल है, राजतंत्रात्मक होता है। जो आपका महाजनपद था, जो गणराज्य था आपका, वो 16 थे और 10 थे ऊपर देखें हम, और 16 आपके महाजनपद थे। अब देखिए इसमें विशेष क्या क्या है। ये जो लिखा है आपका नीचे हम बताएंगे, ये जो जितने लिखे हैं ना, सारा नीचे अभी पता चल जाएगा। देखिए मगध का उदय होता है इसी में। और आपका जो रिज डेविड थे, पहली बार उल्लेख किसका करते हैं, गणराज्यों का उल्लेख करते हैं। ये लिखा ना गणराज्यों का उल्लेख, तो रिज डेविड पहली बार करते हैं। और जो हिंदू पॉलिटी में आपका KP जायसवाल जी करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। मौर्य पूर्व इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, ऊपर नहीं था इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। पुरातात्विक स्रोत क्या है इसमें, उत्खनन, जो उत्खनित सामग्रियाँ थी, जैसे काशी में, कौशाम्बी में, राजगिरी में, यहाँ जो खुदाई हुई है, इससे मौर्य पूर्व जो महाजनपद काल के जानकारी मिलती है। आहत सिक्के हैं चांदी और तांबे के, इनसे जानकारी मिलती है। NWPW मतलब उत्तरी काली चमकीली मृदभांड, इनसे जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत क्या क्या हैं, तो आप ऊपर देख चुके हैं कि आप ब्राह्मण साहित्य जैसे संस्कृत है, बौद्ध साहित्य है, आपका जैन साहित्य है। ठीक है, ये आम जन भाषा में थे। और ये आपका देखेंगे कि जो संस्कृत भाषा में इसके तहत वेदांग हैं, सूत्र साहित्य हैं, आते हैं, जो इनकी संख्या कुल 6 होती है। जैसे शिक्षा, स्वर ज्ञान समझने के लिए, छंद हैं, छंद ज्ञान समझने के लिए, निरुक्त हैं, शब्दों की उत्पत्ति जानने के लिए। एक और चीज़ है कि यास्क ने निरुक्त की रचना की। अब भारत की भाषाई रचना है ये। देखिए अगला है व्याकरण। व्याकरण को जानने के लिए पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी।
भारत की पहली ग्रामर की बुक है ये, ठीक है। ज्योतिष देखिए, ज्योतिष संबंधित समझ के लिए ज्योतिष बनाई गई। कल्प सूत्र है, कर्म कांडों का संकलन है। इसके 4 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं, क्वेश्चन पूछा है पीछे इसमें। स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और आपका शुल्ब सूत्र, ठीक है। स्रोत सूत्र जो है कर्मकांडों का संकलन है। धर्म सूत्र है जो सामाजिक धार्मिक नियम है। और आप देखेंगे कि जो गृह सूत्र है, गृहस्थ यज्ञ विधि विज्ञान इत्यादि की चर्चा की गई है। और जो आपका शुल्ब सूत्र है, इसमें गणित और ज्यामिति की जानकारी मिलती है, ठीक है। अब देखेंगे और जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध साहित्य से मिलती है, जिसमें त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इन सब से आपकी जानकारी मिलती है। जैन साहित्य में ये आपके आगम साहित्य है, सूत्र साहित्य है, आपका भगवती साहित्य। राजनीतिक परिदृश्य क्या क्या है कि राज्य का निर्माण, 16 महाजनपद की स्थापना, 10 गणराज्यों की और मगध का साम्राज्यवाद था। ये तीनों आपके याद रखना है। ये राजनीतिक परिदृश्य था किसका, महाजनपद काल का। आपका जो षोडश मतलब 16 महाजनपद, बुद्ध काल में 16 बड़े बड़े राजतंत्रों का उदय हुआ। महाजनपद की सूचना बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलती है। ऊपर देखे हैं, लेकिन ये मैप की वजह से मैं यहाँ लाया हूँ दूसरे पेज पे। देखिए इसका ढांचा क्या था कि सेना थी, सेना के ऊपर नौकरशाही जो थे मतलब अधिकारी थे, और आपके सबसे ऊपर जो टॉप पे रहता था राजा रहता था। और ये आप देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका यहाँ से दक्षिण भारत में एकमात्र राज्य जो आपका महाजनपद है आपका मासमक है। अवंती यहाँ देखिए मध्य प्रदेश में, मत्स्य राजस्थान के बॉर्डर पे, कंबोज और ये आपका गांधार, ये सब अफगानिस्तान में, भारत के बाहर, तो मतलब वर्तमान भारत के बाहर। कुरु यहाँ पे है, कुरु पांचाल है। कुरु कहाँ पे है आपका, इंद्रप्रस्थ कुरु दिल्ली के पास। पांचाल आप आएंगे तो यहाँ रोहिलखंड के पास। सूरसेन है, सूरसेन मथुरा। अब कौशल आ जाइए, कौशल आपका चेदी है, वत्स है, मगध है, अंग है, काशी है, वज्जी है, मल्ल है, ठीक है। अम्ब के ही यहीं आपके पास में चंपा है। ये इतने आपके 16 महाजनपद हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। इसकी जो राजधानी है महाजनपद की, आपको अभी उसमें दिखा देते हैं, यही देख लीजिए पहले। काशी की राजधानी आपकी वाराणसी थी, और शासक कौन सा था, अश्वसेन था, ठीक है। लिखा है शासक यदि ज्ञात हो तभी लिखा है। कौशल जो है ये शाक्य वंश का था, और इसकी राजधानी 2 थी, एक साकेत थी, यहाँ लिखा है साकेत, ये श्रावस्ती दूसरी राजधानी थी। राजा प्रसेनजित था, बुद्ध का मित्र था ये। अंग की राजधानी चंपा थी, ठीक है। और आपका ब्रह्मदत्त, वहाँ से चंपा हम गलत बता दिए हैं, वो अंग की राजधानी चंपा है। ब्रह्मदत्त राजा थे। मगध देखिए, मगध का जो था राजगिरी है, या गिरिव्रज कहते थे, या पाटलिपुत्र, मतलब बारी बारी में, जैसे कि जब राजधानी परिवर्तित हुई तो आपका कभी राजगिर थी पहले, तो फिर बाद में पाटलिपुत्र हुई थी। इसका बिंबिसार अजातशत्रु ने ही राजधानी को क्या कहते हैं, पाटलिपुत्र बनाया था। देखिए वत्स की जो राजधानी है आपकी कौशाम्बी। उदयन राजा था, उदायन नहीं, उदायन तो अजातशत्रु का बेटवा था, ठीक। चेदी देखिए, चेदी का सोत्थीमती या सुक्तिमती कहते हैं। अवंती है, अवंती की 2 राजधानी थी, उज्जैनी थी और महिष्मती थी, ठीक। और राजा चंद्रप्रदोत बिंबिसार का मित्र था। जब इसको पीलिया रोग हो गया था, इलाज के लिए जीवक गया था वहाँ पे। पांडु रोग कहते हैं इसे। कुरु की राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की अहिच्छत्र कांपिल 2 राजधानियाँ थी पांचाल की, ठीक। मत्स्य की राजधानी विराटनगर जयपुर में है, राजस्थान। सूरसेन की राजधानी मथुरा। असमक की राजधानी पोटन प्रतिष्ठान कहते हैं इसे। गांधार की राजधानी तक्षशिला, ठीक है। और रावी चिनाब नदियों के बीच में है, रावलपिंडी, यहीं पे आपका पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक है, हाटक है, ठीक। और आप देखेंगे कि बज्जी संघ और मल्ल दोनों गणराज्य थे। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी, और आपका मल्ल की राजधानी आपकी पावापुरी और कुशीनगर था, ठीक है। 1 मिनट और देखते हैं आगे क्या क्या बचा है। देखिए ये दूसरा पेज हमारा है। इस पेज में कौन कौन से यूपी में वो देख लेंगे हम, ठीक है, वो याद करने के लिए। देखिए अंग का चंपा देखें, भागलपुर बिहार में है। मगध का गिरिव्रज देखें, राजगिर देखें, पाटलिपुत्र बाद में हुआ था, पटना गया में है, गया के पास में है, पटना में व गया में। काशी का वाराणसी यूपी में एक हो गया। कौशल श्रावस्ती अयोध्या के पास इसकी राजधानी है, और आपका अवध यूपी में है। बज्जी मल बता दिए थे, ये आपका बज्जी के पास 8, इसके पास 2 गणराज्य थे ना, तो ये इसकी राजधानी वैशाली है। इसकी कुशीनगर पहली, पावापुरी दूसरी है। तो बज्जी की जो है बिहार और मुजफ्फरनगर में वर्तमान एरिया है, और जो मल्लों का है देवरिया उत्तर प्रदेश में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान इलाहाबाद। वर्तमान स्थिति है सारी, ये वर्तमान स्थिति है, ठीक।
चेरी का देखें शक्तिमती बुंदेलखंड MP यूपी, कुरुक्षेत्र इंद्रप्रस्थ बताए हैं मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा के पास, पांचाल अहिछत्र काम्पिल बरेली मथुरा यूपी मतलब रुहेलखंड के पास, मत्स्य विराटनगर बैराट कहते हैं जयपुर भरतपुर अलवर ये सब लेके मत्स्य था, सूरसेन मथुरा आपका ब्रिजभूमि यूपी यूपी में याद रखिएगा। असमक देखिएगा पोदन्य पोटली या पोतना कहते थे, या पोटन पैठन इसमें महाराष्ट्र में है। अवंती देखेंगे उज्जैनी महेश्वती राजधानी है, MP मारवा मध्य प्रदेश। गांधार की आपकी इसे पुष्प कलावती भी कहते थे, तक्षशिला राजधानी। पेशावर और रावलपिंडी पाकिस्तान में है इस समय वर्तमान। कम्बोज है, कम्बोज को वार्ता शस्त्रोपव ठीक है, और राजपुर या हाटक इसकी राजधानी है। राजौरी जम्मू कश्मीर, हजारा पाकिस्तान ठीक है। अब ये क्या लिखा है कि जीवित संघ अर्थात किसी पशुपालन वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने के लिए कौटिल्य ने कम्बोजों को कहा था, क्या कहा था, वार्ता शस्त्र प्रतिजीवी ठीक। अब मगध का उत्थान देखते हैं, देखिए कुछ बचा नहीं, एक मिनट देख लेते हैं दूसरे पेज में। तब देखिए जितना भी है इसके बाहर आप इसको नोट्स बना लीजिए, या तो टेलीग्राम चैनल है उसमें जुड़ जाइए, नोट्स मिल जाएगा आपको। महाजनपद काल दूसरा कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखिए दो नोट्स मैं आपको मिला के पढ़ा रहा हूँ अपना। देखिए अब गणराज्य है, गणराज्य इसमें नहीं दिया, इसमें गणराज्य है ना। तो गणराज्य क्या, हिमालय की तराई क्षेत्र में महाजनपदों के समांतर 10 गणराज्यों का उदय हुआ था। इनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं देखिएगा। कपिल जो वस्तु के शाक्य थे, ये बुद्ध के समय। मिथिला की विदे आपका राजा जनक, वैशाली की लिच्छवी, पिपली वन के मोरी चंद्रगुप्त मौर्य, और रामग्राम के कोली बुद्ध की माता ठीक। आप देखेंगे गणराज्यों के शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या थी। इनका प्रमुख वंशानुगत नहीं होता था ठीक है, बल्कि सदस्यों में से ही 10 वर्षों के लिए चुना जाता था। राजतंत्रों की भांति सेनापति, विदेश मंत्री, कर संग्राहक अधिकारी होते थे, इनका भी चयन किया जाता था। इसका प्रशासन समान सहभागिता पर चलाया जाता था ठीक। सभी सदस्य राजा को की उपाधि लगाते थे। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती थी, जैसे आपका बड़े बड़े संस्थागारों में इसके सदस्य बैठकर का मतलब बैठक करते थे। सभा का संचालन अध्यक्ष द्वारा किया जाता था। कोरम गणपूर्ति पर ध्यान रखा जाता था। मुद्दों पर चर्चा की जाती थी, बहस होती थी, गुप्त मतदान होता था, और बहुमत के आधार पर निर्णय होता था ठीक है। देखिए कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसकी न्याय व्यवस्था काफ़ी प्रगतिशील थी। चर्चा मिलती है कि लिच्छवियों में 8 श्रेणियों का न्यायालय होते थे। मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति सभी से गुजरते थे ठीक है। गणतांत्रिक आपके राजनीतिक की समीक्षा देखिए क्या सीमाएं क्या क्या थी। यह केवल क्षत्रियों से संबंधित व्यवस्था थी। यही कारण है कि कुछ विद्वान इन्हें अभिजात तंत्री कहते हैं। ये अल्पतंत्री, इसका क्षेत्र छोटा होता था और संसाधन कम थे। इसकी सीमाएं क्या क्या है वही बता रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके कथन कांड में आ जाएगा, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपस में एकजुटता की अभाव था, कई अवसरों पर लड़ते रहते थे। इसका लाभ उठाकर मगध के शासक अजातशत्रु ने इन्हें कुचल दिया। उसने अपने मंत्रियों के दीर्घचारण वत्सकार को फूट डालने के लिए भेजा था ठीक। महत्व क्या क्या है, कुछ सीमाओं के बाद इनका विशेष महत्व है। यह दुनिया की राजनीति में प्रथम गणतांत्रिक प्रयोग था। यह बतलाता है कि स्वशासन की प्रणाली भारत में विद्यमान रही और प्रजातंत्र की जड़ें अत्यंत प्राचीन और गहरी हैं। देखिए कितनी गहरी बात है ये। आगे देखिए, अब मगध का साम्राज्यवाद का उदय। अब देखेंगे कौन से वाले में क्या दिया है। अब देखिए कि छोटा नागपुर का इलाका लोहा का और हाथी का भंडार का केंद्र था। देखिएगा मगध देखेंगे, ये मगध का केंद्र पूरा है। खेती, आयकर, नगरीकरण सब है ठीक। 600 BC में 16 महाजनपदों में से एक था कौन, मगध। लेकिन कालक्रम में उसने अन्य को पराजित कर खुद में समाहित कर लिया। राज्य है साम्राज्य, जो राज्य था वो साम्राज्य बन गया ठीक है। आगे देखते हैं क्या है इसमें, थोड़ा सा देख लीजिए, फिर उसमें डेट वाइज बता देंगे। देखिए क्या है कि राजनीति क्या थी, कारण क्या था कि शासकों का योगदान, प्रतापी शासक आए, बेहतर नीति कूटनीति का प्रयोग, कई महान शासक मगध में आए थे ठीक है। प्रत्येता वंश, हर एक वंश को कहते हैं। शिशुनाग वंश आता है, नंद वंश आता है। इसका कार्यक्रम अभी अगले पेज में दिखाएंगे। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये उदयन है, उदयन नहीं उदयन है। और आपका ये राजधानी सी पाटलिपुत्र बनाता है। देखिए अंग का विजय, लिच्छवी राज्य से विवाह चलना से करता है। वैवाहिक कूटनी स्थापित करता है कौन, बिंबिसार। अजातशत्रु काशी, कौशल एवं 10 गणराज्यों को पारित कर दिया था और
शिलांकटक हथियारों का प्रयोग किया था। जैसे मैं आपका बाहुबली में करता वो उदयन जो था आपका पाटलिपुत्र राजधानी बनाया था। और आप देखेंगे शिशुनाग वंश जो था, शिशुनाग में अवंती का पर विजय किया था। नंद वंश में जो महापद्म नंद था 10 राज्यों को हराया था। अंतिम शासक इसका घनानंद था, आप जानते हैं। फिर इसी के समय आपका सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था। वैवाहिक संबंध इस अजातशत्रु ने स्थापित किए थे। कौशल के राज्य की विवाह किया था। अन्य कारण क्या क्या थे कि आर्थिक कारण हो जाते हैं, सामरिक हो जाते हैं, भौगोलिक होते हैं। मेंस के परपेट से इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आर्थिक में किसी व्यापार वाणिज्य नगरीकरण से अधिक आय, सेवा प्रशासन में मजबूत होना होता है। सामरिक कारक में आपका मगध की राजधानियों के असुरक्षित होना, राजगिरी 5 पहाड़ियों के बीच में, ठीक, अति सुरक्षित होना, ये सामरिक कार्य था। ये आपका जो मगध के मतलब केंद्र बनने का कारण है। ये पाटलिपुत्र 4 नदियों के बीच घिरा हुआ है। राजगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं 5 पहाड़ियों से घिरी हुई हैं, इसलिए वहाँ पे आक्रमण करना कठिन हो जाता था। भौगोलिक कारक, छोटा नागपुर पठार, यहाँ लोहा और हाथी, ठीक है, प्राप्ति, सैन्य शक्ति बड़ी थी। सामाजिक कारण क्या है, मगध का समाज एक खुला समाज था। राज्यों को जनता का व्यापक समर्थन मिला। कर, राजस्व, राज्यों की सामाजिक समर्थन ज़्यादा काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन है, लिख के आप हमें टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप पोस्ट करेंगे, फिर इसमें हम बताएंगे क्या है। अब देखिएगा, अगला देखते हैं। मैरपुर समाज नहीं, अब अगला देखते हैं, रुक जाइए। अब देखिए, यहाँ क्रम से पूरा आपको है जितना वहाँ बताया। अब यहाँ पे देखिए, रिवीजन करिए फटाफट और दिमाग में बैठाते जाइए। मगध का उत्थान क्या है। मगध अपनी धार्मिक एकता और राजनीतिक एकता के लिए प्रसिद्ध था। वर्तमान दक्षिणी बिहार, पटना, ठीक है, इस समय की स्थिति है मगध की। पहली राजधानी गिरिब्रज बनती है, गिरिब्रज। दूसरी आपकी राजगिरी, बाद में स्थानांतरित होकर पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को ही कुसुमपुर कहते हैं। अन्य नाम क्या है, बृहदपुरी, मगधपुरी और वसून नगरी। वसून नगरी। मगध पर शासन करने वाले जो राजा थे उनके राजवंश क्या है। बृहदत्त अज्ञात इसका संस्थापक बृहदत्त ही वंश कहते हैं। उसके बाद हर्यक आपका आता है, हर्यक वंश 545 ईस्वी पूर्व से 412 बिंबिसार रहता है। नाग वंश में नाग आता है 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व शिशुनाग रहता है नाग वंश का। नंद वंश का आपका महापद्म नंद संस्थापक है 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक है 322 से या 321 से लेकर 385 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, आपका पहला इसका शासक हर्यक वंश का भट्टिय था, याद रखिएगा। महाभारत और पुराणों में मगध पर शासन करने वाला पहला शासक बृहदत्त मिलता है। और जैन साहित्य में मगध के प्रथम शासक का नाम प्रेमगंध मिलता है। ठीक है, बृहदत्त राजवंश देखिए क्या है, संस्थापक बृहदत्त है, शासकों का क्रम बृहदत्त है, जरासंध है और अज्ञात है। लास्ट में आपका आता है रिपुजन। गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था रिपुजन। ठीक है, अरे बृहदत्त। जरा नाम की राक्षसी की पूजा की उसी के वरदान से जरासंध नामक पुत्र हुआ था। जरासंध बृहदत्त की मृत्यु के बाद शासक बना था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार उसने भगवान कृष्ण को 17 बार पराजित किया था। भीम पांडुपुत्र के द्वारा मारा गया। इस वंश का अंतिम शासक रिपुजन्य था। इसको इसका सामंत भट्टी ने मारा और नए वंश आपकी स्थापना की, हर्यक वंश की। ठीक है, हर्यक वंश देखिए 545 से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक होता है। भट्टी आता है 545 से 444 ईसा पूर्व तक रहता है, प्रथम शासक रहता है। ठीक है, बिंबिसार आता है, वास्तविक संस्थापक है, 544 से लेकर 491 ईसा पूर्व तक रहता है और इसे पित्यंता वंश कहते हैं। इसने अपने पिता को, फिर इसके बाद अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके राजा बनता है 491 में और 459 तक रहता है। अब भारतीय इतिहास का प्रथम प्रत्येता कहलाता है अजातशत्रु। ठीक है, इसने इसकी हत्या कर दी थी। अब फिर इसकी हत्या उदयन करता है। उदयन 459 से लेकर 432 तक रहता है और सेकेंड प्रत्येता है। फिर इसका हत्या करता है अनिरुद्ध और इसकी हत्या करता है मुंड करता है अनिरुद्ध की। ऐसे में 432 से लेके 432 से 412 तक अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक शासन करते हैं। शिशुनाग ने नागदशक को मार दिया था और नागवंश की स्थापना की थी। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। यहाँ देखिए आगे, हाँ फिर देखिएगा, अब बिंबिसार के बारे में जानते हैं। बिंबिसार क्या है, जैन ग्रंथों में इसका नाम
श्रोणिक या श्रेणिक मिलता है। ठीक है, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसे आप ऊपर देखें भट्टी ने स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक हर्यक को मानते हैं। हर्यक वंश का बिंबिसार को मानते हैं। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार है। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के महावंश में मिलता है। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन कौन था? ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन ऐसा शासक है जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन था? बिंबिसार। जो भगवान महावीर का अनुयायी था कौन? बिंबिसार। और बुद्ध का उपासक था। आप देखेंगे कि बिंबिसार ने बौद्ध संघ को करंदवेनु वन दान दिया था। करंदवेनु वन दान दिया था। मगध का प्रथम शासक है जिसने बृहद मगध साम्राज्य की नींव रखी थी। कौन? बिंबिसार। संपूर्ण मगध को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया था? बिंबिसार। पड़ोसी राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। नई शादियाँ करना पसंद था क्या? फिर मतलब वैवाहिक संबंध बना के राजनीतिक कूटनीति ये थी। ठीक है, देखेंगे राजा चेतक की जो पुत्री थी चलना से शादी किया था। इससे 2 पुत्र इसके पैदा हुए थे, एक हेल था, एक बेहल था। ठीक है, याद रखिएगा, एक हेलर है, एक बेहलर है। चलना की जो जैसे चलना की एक हाथी थी, उसका नाम सेचरक नाम था, सेचरक, याद रखिएगा। और 18 लड़ियों का हार दिया था। किसने दिया था? इस विवाह के समय। ठीक, आप देखिए मगध है, मगध के ऊपर आपका वैशाली है, इधर काशी, अवंती आपका, और आपका पंचाल। ये आपकी पंचाल यहाँ से जो अब कहाँ ये अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, एक हमने देखा। तो आपको जो वैशाली है, वैशाली की चेलना के बारे में आप जान लिए, इसका पुत्र हेल बेहल सब देख लिए। काशी में राजा प्रसेनजीत की पुत्री से शादी करता है जिसका नाम कोसला था। कोसला देवी से शादी करता है, काशी को दहेज में प्राप्त करता है, यहाँ से राजस्व वसूलता है। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो पंजाब भद्र है, यहाँ से क्षेमा शादी करता है, क्षेमा से। बौद्ध ग्रंथ में महावग्गा के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 500 विवाह किए थे। ठीक है, अवंती देखिए, अवंती में राजा प्रद्योत जो पांडुपिलिया से ग्रसित थे, पीड़ित थे, उनकी सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजकर इलाज कराया था और संबंध स्थापित किया था। ये सबने उसने अपना संबंध स्थापित किया था। ठीक है, आगे देखिए, इसके साम्राज्य में 80,000 गांव थे, योजन तक साम्राज्य फैला था। ठीक है, आप देखिए, इसने अंग को जीता था, अजातशत्रु को शासक नियुक्त किया था अंग का। 491 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर दी। किसने कर दी? अजातशत्रु ने कर दी, इसका बेटा। हत्या के पश्चात काशी को प्रसेनजीत ने अपने नियंत्रण में कर लिया था, जो कि दहेज में दिया था जब उसकी शादी हुई थी बिंबिसार से, अपनी लड़की की शादी किया था। तो अब अजातशत्रु के बारे में जानते हैं। पिता बिंबिसार की हत्या कर क्या करता है कि 491 ईसा पूर्व में राजा बनता है। उपनाम इसका कुड़िक है, इसे कुड़िक कहते हैं। श्रोणिक कहते थे बिंबिसार को, इसको कहते हैं कुड़िक। ठीक है, आप देखेंगे कि अजातशत्रु ने प्रसेनजीत पर काशी पर आक्रमण किया और पराजित किया। और अजातशत्रु को कारागार में बंद कर दिया। क्या होता है देखिए, कहानी क्या है। अजातशत्रु जब आक्रमण करता है प्रसेनजीत पर, तो यह अजातशत्रु हार जाता है, काशी पर आक्रमण करता है और पराजित हो जाता है। अजातशत्रु को जो कारागार में बंद कर देता है, तो बंद कर दिया। कारागार में प्रसेनजीत की जो पुत्री थी अजातशत्रु से, इसको प्रेम हो जाता है। नैना लड़े बीच बाजार, तो उनको नैना लड़ गए कारागार। ठीक है, कारागार में तो हुआ और उनकी शादी हो गई। जब शादी हो गई तो काशी इसको वापस मिल गया। ठीक, काशी वापस मिल गया। उसके बाद वैशाली का देखिए, लिच्छवी वंश के राजा चेतक को पराजित करने के लिए अपने मंत्री वत्सकार को अपमानित करके दिखावा करता है। अब मतलब सबके सामने दरबार में अपने जो मंत्री था वत्सकार को अपमानित करके निकाल देता है, जिससे ये लगे कि उसको निकाल दिया है। वत्सकार षड्यंत्र रच के वत्सकार को वैशाली में भेजा। चेतक का भरोसा जीतकर वत्सकार ने वहां फूट डाली और तत्पश्चात 16 वर्षों के संघर्ष के पश्चात अजातशत्रु ने वहां विजय प्राप्त की। ठीक है, वज्जित संघ के साथ क्या किया? वैशाली राजधानी बनाई और पर 2 हथियार का प्रयोग किया। अजातशत्रु ने किया था, एक था रथमूसल, एक था महाशिलाकंटक और एक रथमूसल। ठीक है, जो तीर। अब देखेंगे अजातशत्रु का दूसरा मंत्री सुनिधि था। महावीर, गौतम बुद्ध, मौखली पुत्र गोसाल के निर्माण की प्राप्ति अजातशत्रु के
समय हुई थी। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु द्वारा किया गया था। बौद्ध के अवशेष पर स्तूप का निर्माण किया किसने का था? इसने, अजातशत्रु ने। और राजगीर की सप्तकर्णी गुफा में आयोजन हुआ था इसका। जो बौद्ध धर्म की पहली संगति थी वो राजगीर की सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। देखिए उदाइन के बारे में, देखिए उदाइन लिखा, उदाइन के बारे में जानते हैं। अजातशत्रु ने अपने अंतिम समय में गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक दुर्ग का निर्माण किया। इसके पुत्र उदाइन, उदयभद्र भी कहते हैं इसे, ने जब अपने पिता अजातशत्रु की हत्या 459 ईसा पूर्व में कर दी, फिर दुर्ग नगर का निर्माण पूरा कर पाटलिपुत्र, इसे कुसुमपुर भी कहते हैं, का नाम रखकर इसकी अपनी राजधानी बनाई। राजधानी राजगिरी से आपका पाटलिपुत्र हो गई। काशी अंग बज्जी का विलय मगध में कर दिया। उदाइन की हत्या अनिरुद्ध ने की, इसका बेटवा अनिरुद्ध ने इसको ठोका। इस वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या बनारस के राज्यपाल शिशुनाग ने की। नाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी से 344 ईस्वी पूर्व तक। शासकों का क्रम क्या है? शिशुनाग है, कालाशोक आता है, कालाशोक इंपॉर्टेंट, नंदीवर्धन आता है। 9 भाई सामूहिक रूप से शासन करते हैं। ठीक है। 9 भाई मतलब 10 मिला के 10 राजा रहते थे। नंदीवर्धन प्लस 9 भाई 365 से लेकर 344 तक शासन करते हैं। और शिशुनाग का शासनकाल 412 ईसा पूर्व से 393 और कालाशोक का 393 से 365। शिशुनाग को देखेंगे, वैशाली नगर वधु को का संतान था यह। अवंती कौशल वत्स पर अधिकार कर मगध में विलय कर लिया था। गिरिव्रज को पुनः राजधानी बनाया था। ठीक। वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया था। कालाशोक का क्या है? काकवर्ण, काले रंग का इसका अर्थ होता है। राजधानी पुनः पाटलिपुत्र बनाया था। द्वितीय संगति का आयोजन इसी समय हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। कालाशोक का नाई अग्रसेन मतलब वह रानी के साथ प्रेम संबंध, नैना लड़ गए, यहाँ भी प्रेम संबंध हुआ और कालाशोक की हत्या कर उसके 10 पुत्रों का संरक्षक बना। ठीक है। और 365 से 344 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। कौन किया? अग्रसेन ने। उग्रसेन, इसे ही महापद्म नंद कहते हैं। फिर तक शासन किया और इन 10 पुत्रों की हत्या कर अग्रसेन, जो महापद्म नंद के नाम से कहलाया, नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश 344 से लेकर 322 या 323 ईसा पूर्व कहते हैं इसे। आगे देख लेते हैं एक क्रम, थोड़ा राजधानियों का क्रम देख लीजिएगा। बृहदत्त के समय राजधानी क्या थी? गिरिव्रज। ठीक है। नाम परिवर्तित हुआ, राजगीर किया गया बिंबिसार के समय। फिर उदाइन पाटलिपुत्र करता है। शिशुनाग जो आता है तो वैशाली करता है, गिरिव्रज करता है, फिर बाद में वैशाली होती है। कालाशोक पाटलिपुत्र कर देता है। संस्थापक इस देखिए नंद वंश का महापद्म नंद, इसे अग्रसेन भी कहते हैं। शपथ, पृथ्वी को छत्र विहीन करने की शपथ लिया था। सर्वछत्रांतक इसे कहते हैं, क्षत्रियों का विनाश करने वाला। इक्ष्वाकु, काशी, कौशल, पांचाल पर अधिकार कर मगध में विलय कर दिया था। हाथी गुम्बा अभिलेख, खारवेल का जो कलिंग अभिलेख है के अनुसार कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। किसने? महापद्म नंद ने। एक राठ पद प्राप्त करने वाला यह पहला शासक था। एक छत्र साम्राज्य की स्थापना किया था। नवानंद दोहरा नामक नगर की स्थापना किया था। किसकी? नवानंद दोहरा नामक। इस वंश में 9 राजा थे, इसलिए इस वंश को नवानंद या नवभातरो कहा जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे, ये शासक देखिए महापद्म नंद संस्थापक है और सब अज्ञात है। लास्ट में आता है घनानंद, अंतिम शासक रहता है। घनानंद अतुल धन संपदा का मालिक था। यूनानी लेखक इसे अंगेमीज कहते थे। आपका नंदों के अत्याचारों का वर्णन किसमें मिलता है? गुप्त मुद्रा राक्षस में मिलता है। इसका लेखक विशाख दत्ता गुप्तकालीन लेखक है। ठीक है। इसमें क्या लिखा है? एकमात्र ऐसा ग्रंथ जिसमें नंदों को क्षत्रिय माना है, अन्य सब में शूद्र माना गया है। नंदों को नहीं, मौर्यों को। अच्छा, हाँ, ये उल्टा है, मौर्यों को इसने विरसल कहा है। ठीक है। मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा है ढूंढीराज ने। ठीक है। ये टीका लिखा है ढूंढीराज ने और 10वीं शताब्दी में लिखा है। मौर्य काल आया गया है, मौर्य काल। ये 322 से आपका 384 ईसा पूर्व तक मौर्य काल है। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।